रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कौन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और खासकर तब से जब से रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को। क्या है पर्सनालिटी उनकी? क्यों वो इतने बड़े मिस्ट्री बने हुए हैं इस दुनिया के लिए? क्यों एक इतने एनिग्मेटिक फिगर के पीछे हम इतना कम जानते हैं? इसी कारण हम ये वीडियो बना रहे हैं कि उनकी लाइफ के बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसेस क्या रहे हैं। ऐसे तो 2 दशक से वो रशिया के हेल्म ऑफ अफेयर्स पे रहे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की कैपेसिटी पे। मगर उससे पहले उनके जीवन में क्या ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण उनकी पर्सनालिटी आज वैसी है जिस तरह की हम देखते हैं, और वो क्यों वो उस तरह के डिसीजंस लेते हैं जिस तरह के डिसीजंस हमने यूक्रेन में, क्राइमिया में और खुद मॉस्को में जिस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1985 से लेकर 1990 का दौर। पुतिन की लाइफ में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पीरियड था। वो एक केजीबी एजेंट थे। केजीबी आप जानते हैं रशिया का इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिस तरह का रॉ एजेंसी आप कहें इंडिया के लिए। तो वो केजीबी एजेंट के तौर पे उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, और काफ़ी ट्रेनिंग के बाद और एक दो स्टेंट और के बाद उनकी पोस्टिंग हुई ड्रेस्डन, जो कि एक शहर है ईस्ट जर्मनी का। उस समय ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी अलग अलग देश थे, रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ नहीं था। 1989 की बात है, दिसंबर का महीना था, बर्लिन वॉल अभी गिरी थी। एक माहौल रिबेलियन का था, रेवोल्यूशन का एक माहौल था। लोगों में एक बहुत उत्साह था कि कुछ करेंगे। रीयूनिफिकेशन का एक बहुत ज़्यादा मोमेंटम था। सोशलिज्म के एंटी एक मूवमेंट चल रही थी। उस समय एक दिन बहुत ही बड़ा क्राउड, जो बोलते स्वेल किया, एकदम उमड़ कर आया, और उसने शुरू किया सोशलिस्ट रिजीम के जो मेन आइडेंटिटी या बिल्डिंग्स थे उनको टारगेट करने के लिए, और सोशलिज्म से रिलेटेड लोगों को टारगेट करने के लिए। तो 2 बिल्डिंग उस टाइम पे बहुत ही एक तरह से की सिंबॉलिक थी। एक थी स्टाशी का ऑफिस और एक था केजीबी का ऑफिस। स्टाशी क्या था? वो था इंटेलिजेंस यूनिट ईस्ट जर्मनी का, और केजीबी मैंने कहा रशिया का, जो कि एक सोशलिस्ट रिजीम का प्रतीक था। तो पहले तो वो पूरा का पूरा जो झुंड था, जो बहुत सारे लोग थे, गए थे स्टाशी के ऑफिस की तरफ, और उन्होंने वहाँ पे तोड़फोड़ की, ऑफिसर्स को मारा पीटा, और उसके बाद वहाँ पे काम सारा करने के बाद वो लोग सब उमड़ कर आए केजीबी ऑफिस की तरफ। वहाँ के जो स्टेयर्स थे उसके ऊपर खड़े हुए थे व्लादिमीर पुतिन, जो वहाँ पे ऑब्वियसली एम्प्लॉय थे, और उन्होंने देखा कि ये जो पूरा क्राउड आ रहा है इतनी अपराइजिंग के तौर पे, वो सब हमारे पे हमला करने वाले हैं और हम सब खतरे में हैं। तो उन्होंने एक तरह से अकेले बहुत ही क्विक थिंकिंग के तौर पे चेतावनी दी उस क्राउड को, और कहा कि आप लोग रिट्रीट कीजिए, नहीं तो हमारे यहाँ पे जो सारे कॉमरेड हैं बहुत वेल आर्म्ड हैं, हम आप पे हमला करेंगे और ओपन फायर करेंगे। आप लोगों को इंजरी हुई या डेथ हुई तो हमें रिस्पॉन्सिबल मत कीजिए, क्योंकि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। एकदम सन्नाटा हो गया, और सारे लोग एक तरफ इकट्ठे हुए। उन्होंने पीछे कुछ झुंड पेड़ का था, उसके पास गए, वहाँ पे बातचीत हुई, और उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे केजीबी के ऑफिस को छोड़ दिया जाए। और इस तरह से जो केजीबी का ऑफिस था और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे और पुतिन थे, वो बच गए। मगर इसने एक बहुत बड़ी छाप छोड़ दी पुतिन के माइंड पे कि पीपल अपराइजिंग से बच के रहना चाहिए, क्योंकि पीपल्स अपराइजिंग जब होती है तो बड़े से बड़े जिसकी भी सत्ता हो उसको वो टॉपल कर सकती है, चाहे जितना भी एलीट या पावरफुल आदमी हो, उस पर किसी समय भी अटैक हो सकता है। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लर्निंग थी। दूसरा, उस समय आप जानते हैं कोल्ड वॉर का माहौल था। यूएसए उन सारे कंट्रीज को पेट्रोनाइज करता था जो प्रो वेस्टर्न, प्रो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, और जबकि रशिया उन सारे कंट्रीज को सपोर्ट करता था मिलिटरीली भी, जो सोशलिस्ट थी या कम्युनिस्ट रिजीम को सपोर्ट करती थी। तो ईस्ट जर्मनी तो कम्युनिस्ट था, सोशलिस्ट था, तो वहाँ पे उनकी आर्मी का भी, रशियन आर्मी का सपोर्ट रहता था। तुरंत इस माहौल के बाद, और जब पुतिन एक तरह से उन्होंने बाद में कहा, इनको जिस तरह से एंग्जाइटी अटैक लगा था कि इस तरह का हम पे हमला होने वाला है, तो उन्होंने जब वो लोग चले गए रिट्रीट करके, तो उन्होंने मॉस्को फ़ोन लगाया रेड आर्मी के हेडक्वार्टर पे कि यहाँ पे अपने टैंक्स को एक्टिवेट किया जाए, यहाँ पे माहौल बहुत ही ख़राब है और सोशलिज्म को खतरा है, ऊपर से हम लोग पे अटैक होने वाला था, आप ऑर्डर दीजिए और टैंक्स को रोल आउट करें और इस अपराइजिंग को क्रश करने में इस जर्मनी की मदद की जाए। क्या जवाब देना? टोटल साइलेंस, बिल्कुल मौन, कोई जवाब नहीं मिला।
और वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था प्यूतिन के लिए, जो उन्होंने पर्सनली एडमिट किया। और उन्होंने कहा कि मैं समझ गया कि उस समय, जिस समय आपको लोगों को ज़रूरत होती है, उस समय अथॉरिटी का एकदम एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए उस अथॉरिटी को, उस पावर सेंटर को पावरफुल होना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत दूसरी सिग्निफिकेंट लर्निंग थी उनके 1989 दिसंबर के उस दिन की। और वो उन्होंने अपने बायोग्राफर को बाद में कहा कि ये उनके जीवन की 2 बहुत बड़ी घटनाएं रहीं, जिसके वजह से उनकी थिंकिंग भी शेप हुई। और आज आप अगर इवैल्यूएट करेंगे तो आप समझेंगे कि क्यों रशिया में पॉपुलर अपराइजिंग को कभी पीपल्स पावर को इतना उठने ही नहीं दिया गया, क्योंकि वो समझते हैं उसके साथ क्या खतरा अटैच्ड है। और दूसरी बात कि क्यों रशियन एक अथॉरिटेरियन, एक तरह से हालांकि डेमोक्रेटिक कहते हैं, मगर एक तरह से यूनिपोलर या जो कहा जाए कि यूनिसेंट्रिक कंट्री है इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी, और दूसरी कोई पार्टी या सत्ता ऊपर उठ नहीं पाती। बहुत ही एक टोटलिटेरियन टाइप ऑफ उनका होल्ड है रशिया और मॉस्को के ऊपर, क्योंकि वो समझते हैं कि वो अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ ज़रूरी है इकोनॉमिक क्लाउड। इकोनॉमिक क्लाउड की वजह से उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया, और इकोनॉमिक क्लाउड को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्राइमिया जो टापू है उसको भी उन्होंने एनेक्स कर लिया था। यूक्रेन ऐसा देश है जिसमें काफ़ी एनर्जी रिसोर्स है, और वो चाहता था कि वो यूरोप से संबंध बना के अपने एनर्जी रिसोर्सेज को वहाँ भेजे, जो कि रशिया की इकोनॉमिक पावर को अंडरकट करता। और इसलिए वो चाहते थे कि उसके आसपास के जो सारे देश हैं, जो ब्रेक अवे रिपब्लिक हैं पुराने सोवियत यूनियन के, वो एक तरह से रशिया के साथ अलाइंड रहे। और जब नहीं अलाइंड रहे तभी यूक्रेन पे हमला हुआ। तो आप समझ पाएंगे कि ये थिंकिंग क्या है। मगर अगर मैं दोबारा वापस जाऊँ 1989 में, उनका जब रिजीम खत्म हुआ 1990 में, जब वो जर्मनी से वापस मॉस्को की तरफ आए, तो उन्होंने पाया कि जो सोवियत यूनियन था वो काफ़ी बदल गया था। जब वो गए थे उस समय से अभी तक काफ़ी चेंजेस आ चुके थे उनके देश में। और एक पॉपुलर अपराइजिंग जो उन्होंने ईस्ट जर्मनी में देखी, वही उसी तरह की पॉपुलर अपराइजिंग अब सोवियत यूनियन में एक तरह से उठ के आ रही थी। और ज़रूर हुआ ही, जो उनको सस्पिशन था। 1991 की बात है, अगस्त की बात है, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया और 15 देश उसमें से बन के आए, जिसमें से रशिया सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट देश निकल के आया। मगर टोटल 15 कंट्रीज वो फॉर्म्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो अब मैं तीसरे पॉइंट पे आऊँगी। एक और, जब वो पॉलिटिक्स उन्होंने रशिया में ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद वो तकरीबन 2000 के आसपास से वो हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे रशिया में रहे हैं। उन्होंने वो जो कॉन्टैक्ट्स उन्होंने जो जर्मनी में बनाए थे, और बहुत ही अच्छे पावरफुल दोस्तों के साथ उनकी जब फ्रेंडशिप हुई, लोगों के साथ फ्रेंडशिप हुई, उनको उन्होंने मेंटेन करके रखा। उनके जो कुछ दोस्त थे जर्मनी के, उस दौरान के, उस पीरियड के, उनको बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, चाहे वो ऑयल पाइपलाइन के हों, चाहे बैंक्स खोलने के लिए हों, या और तमाम बड़ी कंपनी को लेके है। क्योंकि तीसरी लर्निंग उन्होंने ये समझी थी कि आपके पास, आपके आसपास होने चाहिए लॉयलिस्ट, एकदम जो आपके एकदम लॉयल लोग हों, बैंड ऑफ पीपल जो आपकी रिजीम को सपोर्ट करते हों। इसीलिए वो सारे पावरफुल पोजीशंस पे, जो कि रशिया के अंदर थी और जो कि फॉरेन कंट्रीज के साथ बिजनेस करते थे, वो उनके प्रो प्यूतिन लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया। तो ये 3 चीज़ें आप देखेंगे, एक पॉपुलर अपराइजिंग या पीपल पावर को बहुत उठने नहीं देना, टोटलिटेरियन रिजीम रखना, जो कि जिसमें अगर अथॉरिटी एक तरह से सेंट्रलाइज हो और इकोनॉमिक पावर साथ में हो, और जो भी रिबेल करे उसको क्रश कर दिया जाए। और तीसरा ये कि आसपास उन पदों पे उन लोगों को बिठाया जाए जो आपकी सिंपथाइजर्स हैं, आपके दोस्त हैं या आपके लॉयलिस्ट हैं। इस जो मैंने आपको पूरा एपिसोड बताया, जो मेकिंग ऑफ प्यूतिन में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहा ड्रेस्टन का, जर्मनी का, उससे आप समझ पाएंगे कि रशिया में आज इस तरह की सत्ता क्यों है, और मेकिंग ऑफ प्यूतिन में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और कुछ ना कुछ आपको झलक मिलेगी एक असली प्यूतिन की।